लेगो फायर और डेथ से पैदा हुआ था, एशेस से राइज होकर आज वो $1 बिलियन कंपनी बन गया। एक तरफ लेगो की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, टेनासिटी, फैमिली लव और क्वालिटी क्राफ्ट के साथ। दूसरी तरफ एक ट्रैजिक टेल जो कंट्रोवर्सी, फ्यूड्स और सौरों से भरा है। और ऐसे बनी एक ऐसी कंपनी जिसके ब्रिक्स से हर कोई खेलकर बड़ा हुआ है, लेगो। बट ऑफ कोर्स लेगो टॉय ब्रिक्स से कहीं ज्यादा है। ये एक एम्पायर है। उनके पास लेगो वर्ल्ड है, लेगो गेम्स, मूवीज और बहुत कुछ है। और ये सब कैसे हुआ, इसकी कहानी एब्सोल्युटली इनसेन है। स्वागत है द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ लेगो में। ओले क्रिस्टियानसन का जन्म 1891 में डेनमार्क के एक छोटे से विलेज फिलसोव में हुआ था। उनकी फैमिली बहुत बड़ी पर बहुत गरीब थी। हाउएवर उन्हें बेसिक हाई स्कूल एजुकेशन पाने में भी काफी हार्ड वर्क करनी पड़ी और अपने बड़े भाई के साथ कारपेंटर का काम किया। अप्रेंटिस के तौर पे उन्हें क्राफ्ट से प्यार हो गया। वो अपना मैक्सिमम टाइम वुडन ऑब्जेक्ट्स बनाने में लगाते, जिससे उन्हें सुकून और सीखने को मिलता। ओले एक हार्ड वर्कर थे और कुछ ही सालों में वो इतने पैसे जमा कर लिए कि वो अपने पास के टाउन बिलुन में एक शॉप खोल सके और वहां वो अपने हाथ से बनाए हुए गुड्स को बेचते, जैसे टेबल और चेयर। ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्रिस्टीन नाम की एक लड़की से प्यार में पड़ गए और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली और उनके 4 बच्चे हुए। अपनी फैमिली के साथ वो बिलुन में ही अपने वर्कशॉप के पास सेटल हो गए, एक्सपेक्टिंग अ मोडेस्ट बट हैप्पी लाइफ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। 1924 में ओले के बेटे ओल्ड वुड शेविंग्स के साथ खेल रहे थे और एक्सीडेंटली उन्होंने इसमें आग लगा दी। आग इतनी जल्दी पूरे बिल्डिंग में फैल गई और इससे कई सारी सप्लाई जल के राख हो गई। कुछ टाइम बाद आग को बुझा दिया गया। वो शॉप ऐश और चारकोल का ढेर बन चुकी थी। लकीली फैमिली में से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट आग ने पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया। ओले ने शॉप को खुद ही रिबिल्ड किया जब उस वक्त उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैटर को और खराब करने के लिए 1930 में डेनमार्क में ग्रेट डिप्रेशन ने हिट किया। शॉप रीबिल्ड होने के बाद भी उनके पास फैमिली को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं थे। और ये तो कुछ नहीं, फाइनल स्ट्रॉ 1932 में आया जब क्रिस्टीन की डेथ हो गई। अब वो ब्रोक और अकेले हो चुके थे, एक सिंगल डैड ऑफ 4 सन्स। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अब क्या करें, कहां जाए। एक दिन ओले को अपने शॉप में कुछ एक्स्ट्रा वुड मिली और इससे उन्होंने हार्ड टाइम में भी अपने बच्चों के खेलने के लिए टॉयज बनाए। उन्होंने एक डक बनाई जो व्हील्स पर थी। इसे पुल किया जा सकता था, जैसे कुत्ते को लीश से। अपने बच्चों की खुशी देखकर वो और टॉयज बनाने लगे उन बचे हुए लकड़ियों से। जितना मजा उनके बच्चों को खेलने में आ रहा था, उतना ही मजा ओले को बनाने में। ओले ने अपने शॉप में टॉयज बनाकर सेल करना शुरू किया। उन्होंने अपने क्राफ्ट्स की क्वालिटी में कोई कमी नहीं रखी और सिर्फ फाइनेस्ट वुड का ही यूज किया। उन्हें पता था कि उनके बिजनेस को नाम की जरूरत है और कई रिसर्च के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम लेगो रखेंगे। डैनिश फ्रेज लेग गॉड से इंस्पायर्ड, जिसका मतलब प्ले वेल। सरप्राइजिंगली और कंप्लीटली अनप्लान्ड, ये नाम लैटिन फ्रेज को क्लोजली रिसेंबल करता था, जिसका मतलब था आई पुट टुगेदर, एक ओमेन जो इस कारपेंटर और इस बिजनेस के आने वाले टाइम को बदलने वाला था। हाउएवर शुरुआत में पूरी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने की वजह से सेल्स अच्छी नहीं थी। कई लोग तो फूड खरीदने के पहले भी सोच रहे थे। हाई क्वालिटी वुडन डक की तो बात दूर ही थी। डिस्पाइट अपने काम की ओर पैशन होने के बाद भी वो धीरे धीरे बैंकरप्सी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही चीजें बिगड़ी, वो अपने सिबलिंग्स के पास हेल्प के लिए गए। कई डिस्कशन के बाद उन्होंने ओले की हेल्प के लिए अग्री किया, पर एक कंडीशन पर। उन्हें टॉय बनाना बंद करना होगा और ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन में जाना होगा। अकॉर्डिंग टू हिज सिबलिंग, उन्हें एक रियल जॉब करनी होगी। बावजूद इसके कि वो ओले को फाइनेंशियल लाइफलाइन ऑफर कर रहे थे, ओले ने अपने क्राफ्ट बनाने वाले काम को बंद करने से मना कर दिया। उनका हेल्प लेकर ड्रीम से दूर हो जाने के बजाय उन्होंने कहा कि वो खुद फाइनेंशियल ट्रबल से निकल लेंगे और वो टॉयज बनाना कंटिन्यू किए। वो फोकस थे, कभी गिव अप नहीं किया, बट वर्ल्ड हमेशा उनके अगेंस्ट काम करता था। 9 अप्रैल 1940 में नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर इन्वेड किया और उस पर कंट्रोल कर लिया। वक्त बुरे से बदतर हो गए थे। ओले को अपना फ्यूचर डार्क लग रहा था। इनफैक्ट उनके एक बेटे ने उनके शॉप में काम करना शुरू किया और कहा कि उसे लग रहा है कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। फाइनल क्रूएल ट्विस्ट में डेनमार्क में नाजी रजीम के टाइम ओले की कारपेंट्री स्टोर दूसरी बार जलकर राख हो गई। आग ने स्टोर और अंदर के रखे वुडन टॉयज को जलाकर राख कर दिया और एक बार फिर से ओले को अपना ड्रीम जलता हुआ दिखा। 4 मई 1945 एलाइज ने डेनमार्क को नाजी कंट्रोल से बचा लिया। वाइल उस कंट्री ने बाकी ऑक्यूपाइड कंट्रीज की तरह बैडली सफर किया था। इकोनॉमी स्टिल ऑक्यूपेशन के नाम से काफी खराब थी।
इसने ओले को न्यू और चीपर मटेरियल को ढूंढने के लिए एनकरेज किया, जिससे ये अपनी टॉयज बना सके। और यहीं प्लास्टिक इंजेक्शन मशीन ने एंटर किया। ड्यूरिंग वॉर टाइम डेनमार्क ने दूसरी कई कंट्रीज के साथ मिलकर नॉन एसेंशियल आइटम्स पर प्लास्टिक यूज के लिए बैन लगाया था। हाँ, इसमें टॉयज इंक्लूडेड थे, पर इस बैन को लिबरेशन ऑफ डेनमार्क के बाद कुछ साल के लिए हटा दिया गया। ओले ने कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जहां उन्होंने इस मशीन को काम करते हुए देखा और अपना न्यू टॉयज के लिए इन्हें इंस्पिरेशन मिल गई। नाउ ऐसे कई डिबेट हुए प्लास्टिक वैलिडिटी को लेकर, जिसमें लोगों का मानना था कि बच्चे सस्ते दिखने वाले टॉयज से क्यों खेलेंगे, बट ओले को इसमें पोटेंशियल दिख रहा था। उन्होंने अपने थोड़े पैसों से एक प्लास्टिक इंजेक्शन मशीन खरीद ली, उन्हें न्यू मटेरियल मिल गया और वो प्लास्टिक टॉयज बनाने के लिए रेडी हो गए थे, और एक न्यू बिजनेस फेज की शुरुआत के लिए भी। ओले ने अपनी दूसरी बार जली हुई शॉप को रीबिल्ड किया एंड प्लास्टिक टॉयज बनाना शुरू किया। उन्होंने प्लास्टिक टेडी बियर्स बनाने शुरू किए और फिर प्लास्टिक ट्रैक्टर, जिसको उन्हें फर्गसन ट्रैक्टर का नाम दिया। इसके 2 डिफरेंट मॉडल्स थे जिसे कोई भी खरीद सकता था, एक जो ऑलरेडी बना हुआ था और एक पीसेस में था जिसे कोई भी जोड़कर बना सकता है। कई साल के स्ट्रगल के बाद ओले और लेगो के ट्रैक्टर्स को सक्सेस मिल गई और 1951 से 1954 के बीच कंपनी ने 100,000 फर्गसन ट्रैक्टर्स बेचे। थैंक्स टू ओले's न्यू क्रिएशन हालात बेहतर हुए लग रहे थे, बट आगे हालात और क्रेजी होने वाले थे। ओले फर्गसन ट्रैक्टर के सक्सेस को लेकर काफी खुश थे और उनके बेटे गॉटफ्रेड बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके थे। इनफैक्ट उन्हें उनके फादर ने लेगो में जूनियर मैनेजर अपॉइंट किया था और साथ मिलकर दोनों अपने कंपनी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते थे। और इसी टाइम में ओले ने किडी क्राफ्ट का सेल्फ लॉकिंग बिल्डिंग ब्रिक्स डिस्कवर किया। इसमें स्मॉल प्लास्टिक्स को साथ में जोड़कर न्यू मॉडल्स बना सकते थे। ओले को इसमें हाई पोटेंशियल दिखा। सेल्फ लॉकिंग बिल्डिंग ब्रिक्स पेटेंटेड था किडी क्राफ्ट के ओनर हिलेरी फिशर पेज के नाम पे, बट डिस्पाइट द पेटेंट लेगो ने खुद के ब्रिक्स रिलीज किए और इसे ऑटोमेटिक बाइंडिंग ब्रिक्स का नाम दिया। अब इस पर कई डिस्प्यूट हुए कि लेगो ने पेज और किडी क्राफ्ट का आइडिया चोरी किया है, बट लेगो ने कहा कि उन्होंने ब्रिक डिजाइन करने के लिए परमिशन ली थी। बट पेज के क्लोज रहने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें लेगो के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, ना ही उनके डिजाइन के बारे में कुछ पता था बिफोर हिज डेथ इन 1957। जो भी हो, किडी क्राफ्ट का सेल्फ लॉकिंग डिजाइन लेगो ने खरीद लिया था 1981 में 45,000 पाउंड्स में इन एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। केस चाहे जो भी हो, लेगो ने किडी क्राफ्ट का आइडिया चुराया हो या ना हो, ये बात साफ है कि उन्होंने इसके राइट्स तो सस्ते में खरीद लिए थे। पर जो भी हो, बैक इन 50s जब ओले ने ये डिजाइन पहली बार देखा था, वो और उनके बेटे गॉटफ्रेड ने अपना फोकस ब्रिक्स पर लगा दिया। उन्हें लगा कि वो उससे और भी कुछ बना सकते हैं। इस पॉइंट पर उनके बिजनेस में वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉयज थे, बट गॉटफ्रेड चाहते थे कि वो बच्चों में और क्रिएटिविटी को एनकरेज करें। और फिर 1955 में उन्हें उनका पहला ब्रेक थ्रू मिला। लेगो ने सिस्टम्स इन प्ले सेट रिलीज किया, एक टाउनस्केप जिसे बच्चे लेगो के ऑटोमेटिक बाइंडिंग ब्रिक्स यूज करके बना सकते थे। ये सक्सेसफुल प्रूफ हुआ। ओले को बहुत खुशी हो रही थी कि बिजनेस में सक्सेस मिल रहा है। उनके मौत के पहले 1958 में गॉटफ्रेड अपने फादर की मौत को लेकर बहुत दुखी थे। जब वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, तब उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने फादर की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओले की डेथ के बाद गॉटफ्रेड लेगो के सीईओ बन गए। हाउएवर, जल्द ही सिस्टम्स इन प्लेस सेट के बारे में ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे कि ब्रिक्स एक साथ नहीं रहते और बच्चे जो भी बनाते हैं वो तुरंत गिर जाता है। गॉटफ्रेड अपने टीम के साथ मिलकर लेगो ब्रिक को बेटर बनाने के लिए लग गए, जिससे बच्चे इस ब्रिक्स से जो चाहे वो बना सकें और वो गिरे ना। वो ब्रिक्स के अंदर पाइप्स और ऊपर स्टड्स रखे, जिससे ब्रिक्स एक साथ लॉक हो जाएं, क्योंकि स्टड्स और पाइप्स को एक दूसरे में टाइटली वेज किया जा सकता है। और ये ही वो लेगो ब्रिक्स है जिसे हम आज जानते हैं। ब्रिक के इस अपडेट के साथ गॉटफ्रेड ने फ्यूचर के लिए सोचा। वो चाहते थे कि ब्रिक्स पूरे टाइम काम करे, सो जैसे भी ब्रिक्स उन्होंने बाद में रिलीज किए वो सब आज की तरह ही काम करते थे। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ब्रिक्स के न्यू एंड इंप्रूव डिजाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, मीनिंग वो फ्यूचर में होने वाले लेगो किट्स रिलीज के साथ भी काम करेंगे। फिर लेगो ने सिस्टम्स इन प्ले को री रिलीज किया और ज्यादा सेट्स रिलीज करने लगे, जिसके काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले, जैसा कि ब्रिक्स को किसी भी अरेंजमेंट में असेंबल किया जा सकता था। और इसी फीचर के साथ ही लेगो ब्रिक्स कंपनी के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बन चुके थे। वो बिजनेस जो फ्यू डेकेड्स पहले तक जलकर राख हो चुका था और मुश्किल से सरवाइव कर रहा था, फाइनली अब अच्छे पैसे बना रहा था। नाउ ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि ये तो दूसरे कंपनी से चुराए हुए ब्रिक डिजाइन पर बना है, बट ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ऐसा लग सकता है कि लेगो ने किसी और से ब्रिक डिजाइन लिए थे, बट उन्होंने आइडिया को वास्टली इंप्रूव किया और बेटर प्रोडक्ट बनाया। बट ईदर वे, अगर आपको लगता है कि ये सब सीधे तरीके से हो रहा होगा, तो थिंक अगेन। जैसे ओले गुजर चुके थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनका बैड लक अभी भी जी रहा है, क्योंकि अगला डिजास्टर आने वाला था। जैसा कि प्लास्टिक ब्रिक्स काफी सक्सेसफुल थे, लेगो ने वुडन टॉयज बनाना बंद नहीं किया। इनफैक्ट
उन्होंने उसके साथ प्लास्टिक कंपोनेंट को भी जोड़ना शुरू किया, वो सेम आइडिया जिसमें बच्चे इसे खुद बना रहे हैं, और इसे बिलोफिक्स का नाम दिया गया। ये प्रोडक्ट गॉडफ्रेड के भाई हैंडल कर रहे थे, कार्ल जॉर्ज और गेरहार्ड। प्लास्टिक टॉयज की सक्सेस के बाद ही उन्हें लगा कि वुड वर्क को कंपनी में इन्वॉल्व रखना अच्छा होगा, क्योंकि ये स्टोर के बिगनिंग की याद दिलाता है। हाउएवर, इस फैमिली के लक के साथ चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। 1960 में उनके पुराने एनिमी आग ने फिर से दस्तक दी। एक रात बिजली के फैक्ट्री पर गिरने से थर्ड टाइम आग लग गई। वर्कशॉप के जल जाने के बाद गॉडफ्रेड ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया और वो अब वुडन टॉयज बनाना बंद कर रहे थे। वो प्योरली प्लास्टिक पर फोकस कर रहे थे, पर्टिकुलरली उनके टॉय ब्रिक्स पर। उन्हें लगा कि वुडन टॉयज या तो कर्स्ड है या तो कुछ और बात है, और उन्होंने प्लास्टिक ब्रिक्स के बराबर भी वुडन टॉयज नहीं बेचे। बट वुडन टॉयज के प्रोडक्शन को बंद करने का डिसीजन उनके सिबलिंग्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, क्योंकि ये वुडन टॉयज प्रोडक्शन उनका काम था, बट गॉडफ्रेड सीईओ थे और उनका डिसीजन हमेशा फाइनल रहता था। दस कार्ल जॉर्ज और गेरहार्ड ने लेगो से क्विट कर दिया और डिसाइड किया कि वो अपने वुडन टॉयज को एक नई सेपरेट कंपनी बाइलोफिक्स में रिलीज करेंगे, जिसका मतलब था कि वो अब टॉय मार्केट में लेगो के साथ compete करने डेनमार्क में थे। एंड दस ओले ने जिस बिजनेस की शुरुआत बस इसलिए की थी कि वो अपने बच्चों को खुश रख सके, पर अब वही उनके फैमिली को डिवाइड कर रहा था। लेगो को गॉडफ्रेड के बिजनेस आइडियाज के कारण इंक्रेडिबल सक्सेस और बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। उनकी कंटिन्यू ग्रोथ हो रही थी और क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही थी। गॉडफ्रेड ने बिलुन में एक एयरपोर्ट बनवाया, जिससे लेगो के इंटरनेशनल सेल्स में हेल्प मिली। वो लेगो लैंड नाम के थीम पार्क बनाने के लिए इन्वॉल्व हुए। जब लेगो ने बताया कि वो एक थीम पार्क खोलने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 300,000 पीपल ओपनिंग ईयर में, और लोगों ने कहा कि ये तो अनरियलिस्टिक है। बट इन रियलिटी करीब 625,000 लोग पहले साल में लेगो लैंड आए थे, जिससे कंपनी के सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई थी। लेगो के लिए पॉसिबिलिटीज एंडलेस लगने लगी थी, और गॉडफ्रेड की क्रिएटिविटी और एम्बिशन काफी हेल्प कर रहे थे। सो लेगो ने बुक्स बेचना शुरू किया, स्टार्टेड अ क्लॉथिंग ब्रांड, और इवेंचुअली अपने ऑफिसेस में वीडियो गेम डिवीजन की भी शुरुआत की। कंपनी जो चाहे वो अकम्प्लिश करने की काबिल थी, और पास्ट में हुए डिजास्टर सब बुरे सपने जैसे लग रहे थे। जुलाई 13, 1995 को गॉडफ्रेड की मौत हो गई, बट अपने आखिरी वक्त में उन्हें पता था कि उन्होंने अपने और अपने फादर के बिजनेस को बहुत ऊपर ले गया है। थैंकफुली उनकी मौत तब हुई जब ये सब खत्म होने वाला था। जब गॉडफ्रेड की डेथ हुई, उनके बेटे लेगो के सीईओ बन गए, जिसका मतलब था फैमिली बिजनेस अब थर्ड जनरेशन में था। बट जल्द ही ये क्लियर हो चुका था कि कंपनी खतरे में है। 1998 में लेगो ने डेकेड का फर्स्ट लॉस रिपोर्ट किया। द ट्रूथ वाज, लेगो के अमेजिंग ग्रोथ के पीछे कई सारे पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस पाइल अप होते जा रहे थे, और वो सारे चॉइसेस ने लेगो को एक डिस्ट्रक्टिव फाइनेंशियल एक्सप्लोजन की ओर ले गया 1998 में। इसकी शुरुआत 1978 में लेगो के पेटेंट एक्सपायर होने से हुई, और 80s के टाइम पर कई सारे लॉ सूट्स और कोर्ट शोइंग्स की लिस्ट खुली। फर्स्टली टाइको नाम के कंपनी ने कुछ न्यू कनेक्टिंग ब्रिक्स रिलीज किए जो लेगो से काफी सिमिलर थे। ये चैलेंज काफी आयरॉनिक था, क्योंकि लेगो को भी ब्रिक डिजाइन को चोरी करने के लिए एक्यूज किया गया था। इनफैक्ट उन्होंने रिसेंटली किडी क्राफ्ट को राइट्स के लिए पे किया था। एंड सो टाइको ने ब्रिक डिजाइन को अपने हिसाब से यूज करने के राइट को जीत लिया था। दो उस कंपनी ने कभी लेगो जितनी कमर्शियल सक्सेस एक्सपीरियंस नहीं की थी। थ्रू आउट 90s लेगो को दूसरी सिमिलर कंपनीज मेगा ब्लॉक्स के साथ कंटिन्यूअल लीगल डिस्प्यूट फेस करना पड़ा, जिसका मतलब और पैसे खर्च हुए लॉ सूट्स और लॉयर्स पर। सारे फीस, अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम्स, बुक्स और कई दूसरे एंडेवर्स जिसे कंपनी ने एक्वायर किया था, अब लेगो से कंटिन्यू अर्निंग से ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। उनके इतने सारे एक्सपेंशंस थोड़े ज्यादा कैओटिक हो चुके थे, और 1998 में फाइनली लेगो ने अपना फर्स्ट मेजर लॉस अनाउंस किया। उन्हें अपने 10,000 एम्प्लॉयज में से 1,000 को फायर करना पड़ा। कंपनी अब काफी नाजुक मोड पर थी और डाउनफॉल के लिए तैयार थी। हालात इतने खराब थे कि 2004 में लेगो ने रिपोर्ट किया कि उन्हें सिर्फ उस साल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। 2004 में डिजास्टर के बाद गॉडफ्रेड के बेटे ने सीईओ के पोस्ट से रिजाइन दिया और फर्स्ट नॉन फैमिली सीईओ को कंपनी में अपॉइंट किया, जॉर्गन विग नुडस्टॉप। गोल यही था कि इस फाइनेंशियल नाइटमेयर को सक्सेस में बदला जाए। इसमें बहुत काम करना था एंड कई सारे फेल्ड वेंचर्स को सक्सेस में बदलना।
जॉर्गन ने डिफरेंट मर्चेंडाइजिंग एफर्ट्स पर काम करना शुरू किया और उन चीजों को बेचना शुरू किया जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। उन प्रोजेक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जिसमें कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उन पर फोकस किया जिसमें वो बेस्ट थे। वीडियो गेम्स में फोकस करते हुए प्रोडक्ट लाइसेंसिंग को सस्ता कर दिया जिसमें स्टार वॉर्स, विनी द पूह शामिल थे। लेगो को दूसरे पॉपुलर फ्रेंचाइजी के साथ अटैच करने से सेल्स मैसिवली बूस्ट करने में हेल्प मिली। सून चेंजेस दिखना शुरू हुआ। कंपनी के फाइनेंसेस बेहतर लग रहे थे। जॉर्गन सिर्फ 35 साल के थे जब उन्हें कंपनी का सीईओ बनाया गया था और थोड़े ही टाइम में उन्होंने ह्यूज पॉजिटिव इंपैक्ट किया। उनका काफी सारा काम न्यू बिजनेस वेंचर्स के अमाउंट को कम करना था जिसे लेगो ने ले रखा था। इसमें एक नया एवेन्यू भी था जिसे लेगो ने शुरू किया था और सरप्राइजिंगली ये मूवीज थी, जैसा उन्होंने 2014 में लेगो मूवी के नाम से रिलीज किया था। मोर सरप्राइजिंगली ये मूवी मैसिव हिट थी जिसने लगभग $500 मिलियन कमाए थे। मूवी के मैसिव सक्सेस के अलावा जॉर्गन के एफर्ट्स ने कंपनी के लिए रैपिडली रेवेन्यू ग्रो किया और इसके फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल दिया। आज की बात करें तो कंपनी लगभग डबल डिजिट % प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है, व्हिच इज समथिंग वेरी बिग इन टॉय इंडस्ट्री। और आप देख सकते हैं कि एक छोटे से वर्कशॉप के एक स्टबन कारपेंटर ने हार्डशिप एक्सपीरियंस करने के बाद भी एक $multi-billion ग्लोबल एम्पायर बनाया। लेगो की सक्सेस कोई छोटी बात नहीं है। ओले के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, बस विल पावर थी और कारपेंट्री के लिए प्यार और अपने बेटों की खुशी के लिए टॉयज बनाने की खुशी। और क्योंकि ये सक्सेस जर्नी एक्सट्रीमली बम्पी राइड से भरी हुई है जो मल्टीपल जनरेशन से चली आ रही है, ओले के रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन ने लेगो का फाउंडेशन बनाया जिससे वो आज इस हाइट पर है। अगर कोई बिजनेस 3 बार जल जाए तो ये रुकने का साइन हो सकता है, बट लेगो फैशन में उस फैमिली ने इसे रीबिल्ड करते रहा। हाउएवर एक और कंपनी है जिसकी कहानी इससे भी क्रेजी है, जिसे आप तुरंत देख सकते हैं बस थंबनेल में क्लिक करके। मैं आपसे वहां मिलता हूं। चीयर्स।